तेज बोल ले उसकी आवाज नहीं आएगी। तो यू शुड कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। अगर मेरी आवाज मैं बोल पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मीडियम होता है, बीच में एयर है, जो एयर है ना वो साउंड को लेके जा रही है दूसरे के कान तक, ठीक है। अब इसीलिए जो साउंड की लाउडनेस होती है ना वो एयर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जिस एयर से ऊपर साउंड जा रहा है ना, उस अगर वहां पर एयर ज्यादा है, बहुत तेज हवा है, बहुत ज्यादा एयर की क्वांटिटी है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो क्या होगा? आवाज तेज आएगी या स्लो आएगी? आप बताओ। बहुत तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो आवाज स्लो आनी चाहिए या तेज आनी चाहिए? बताओ। फीबल आएगी बेटा, साउंड कम हो जाएगा एकदम। बहुत जब तूफान चलता है ना तो आप तेज बोलोगे भी ना तो बोलने में आपको दिक्कत होगी। आप जब देखते हो आंधी वगैरह बहुत तेज आ जाती है तो आप बाहर निकल के देखना है कभी, बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है और आवाज धीमी आती है। तो ये याद रखना, जितनी एयर ज्यादा प्रेजेंट होगी ना उतना ही लाउडनेस कम होती चली जाएगी, और जितनी एयर कम होगी, साफ मौसम होगा, एयर की क्वांटिटी कम है तो लाउडनेस ज्यादा होगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। बताया था कल, यूनिट उसकी हर्ट्स होती है। ऐसे ही जो लाउडनेस होती है, कोई भी साउंड कितना लाउड है कैसे बताओगे? तो उसकी जो यूनिट होती है साउंड को मेजर, सॉरी लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट दैट साउंड इज मेजर्ड एंड द एसआई यूनिट, ऐसे ही बोल सकते हो, यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। अब देखो आपको क्या बोला है, द साउंड अबव 80 डेसिबल बिकम्स फिजिकली पेनफुल। हमारे कानों की एक लिमिट होती है, हमारे ईयर जो होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट का साउंड सुनने में, है ना। तो हमारे जो ईयर्स हैं उनको 80 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होगा ना, जिसके साउंड 80 डेसिबल से ऊपर का होगा, वो जो साउंड है वो हमारे कानों में चुभने लगे। आई बात समझ? ऐसे नहीं होगा कि कान फट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या होगा कि एक लिमिट होती है। देखो आप सॉन्ग सुनते हो, है ना, सॉन्ग आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, आप सुनते हो, ठीक है। बेटा ये वीडियो और वो हाँ, वही आप कहीं बाहर फंस जाते हो तो इधर से हॉर्न की आवाज आ रही है, उधर से हॉर्न की आवाज आ रही है, इतनी तेज कोई गाड़ी चला के रह गया है, आवाज चीख रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो आवाज अच्छी लगती है क्या कानों में? नहीं लगती ना। एक डिपेंडेंसी होती है साउंड की। हमारे ईयर्स जो होते हैं उनको एक कुछ कुछ डेसिबल तक का साउंड बहुत प्लेजरिंग लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब उस डेसिबल से ऊपर होने लगती है ना साउंड की जो लाउडनेस है वो उस डेसिबल से ऊपर होने लगती है तो वो हमारे कानों को चुभने लगती है। आई बात समझ? बहुत ज्यादा चुभती है। तो ऐसे ही बोला गया है कि हम कितने डेसिबल तक, 80 डेसिबल तक तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन इससे ऊपर होगा तो वो पेनफुल होने लगेगा। जैसे आपको टेबल दिए कि जब रॉकेट होता है ना वो टेक ऑफ करता है, बहुत तेज आवाज आती है भाई उसमें से, बहुत तेज। हमने देखा था। चलो ठीक है बेटा, वीडियो ऑफ मत किया करो। अब मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि मैं जाके देखूं कि किसकी वीडियो ऑफ है किसकी वीडियो ऑन है? याद रखा करो ना इस चीज का, एक चीज को कितनी बार बोला जाए, ठीक है। नाउ लिसन, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, मैंने क्या बोला कि जो रॉकेट टेक ऑफ करता है ना, जब ऊपर जाता है रॉकेट, तो उस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा लाउडनेस होती है साउंड की। जैसे कि दिया भी हुआ है, देखो इसमें 200 डेसिबल, मतलब इतना ज्यादा लाउड होता है कि रॉकेट के पास खड़े होके रॉकेट को टेक ऑफ नहीं कराया जाता है, वरना कान जो है ना फट जाएंगे एकदम। आ रही है बात समझ में? बहुत तेज आवाज होती है, बहुत लाउड होता है उसका साउंड जब वो जाता है ऊपर, ठीक है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट इंजन, जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं ना, इंजन वगैरह, इनमें भी बहुत तेज आवाज होती है। अब जब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इतना सेंस लगाओ कि जब वो ऊपर से होके जाता है तब उसकी आवाज इतनी तेज आती है कि हमारे कानों तक सुनाई देती है। जब वो टेक ऑफ करता होगा एरोप्लेन तो कितनी तेज आवाज होती होगी, सोच के देखो। अंदर वाले को तो नहीं पता पड़ रही है एरोप्लेन के अंदर रहता है, बाहर जो अगर पास में जैसे सुन लिया, वैसे तो पास का पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितनी तेज होती होगी आवाज, आप खुद सोच सकते हो इस चीज को, है ना। उसके बाद है हैवी ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का तो मैंने भी अभी आपको एग्जांपल दिया कि बहुत ज्यादा जब ट्रैफिक लग जाता है तो इधर से हॉकिंग, उधर से ये हॉर्न वगैरह इतना ज्यादा होने लगता है। तो वो कितने डेसिबल का? 90 डेसिबल। म्यूजिक भी आप कभी कभी लाउड सुनते हो तो वो भी कानों में चुभने लगता है। ऐसा नहीं है हर म्यूजिक अच्छा लगता है। जब म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, उससे बहुत तेज आवाज से सुना जाता है ना, तो वो कानों में चुभने लगता है।
तो वो लाउड म्यूजिक होता है। वो आपका है कितना 90 डेसिबल का ही वही है। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो 40 से 60 डेसिबल की होती है, इसलिए कानों में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सुनते हैं, है ना। उसके बाद है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है जैसे बहुत स्लो स्लो बोलते नहीं हो, भुनभुनाना होता है एक तरीके से, खुसर खुसर करते हो ना आपस में बैठ के कानों में धीरे धीरे, वही विस्परिंग होती है। वो 20 डेसिबल की होती है। वो तो उसको कोई परेशानी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। माइक ऑफ करिए प्लीज छवि से करवार। और आपको अभी भी बोला उसके बाद भी आप वीडियो ऑफ करके बैठी हुई हो, क्यों बेटा? आवाज आ रही है? छवि, छवि, हेलो छवि, आई हैव टू रिमूव यू बेटा, अगर आपने नई वीडियो ऑन की तो। छवि सिकरवार वीडियो ऑन करिए बेटा, आधे से ज्यादा टाइम मेरा इसी चीज में वेस्ट होता है बेवजह। वीडियो ऑन करिए छवि। मैडम यहाँ कैमरा ना है। नहीं आ रहा समझ शायद, या तो आप हो नहीं क्लास में प्रेजेंट, है ना। अब आपकी वीडियो ऑन हुई है छवि, अगर दोबारा आपकी वीडियो ऑफ होती है तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ तो सुनिए क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि लाउडनेस किस किस पर डिपेंड करती है। एक तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है वाइब्रेशंस के, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ एयर पर। सेकंड वन इज व्हाट इज नहीं, लाउडनेस इज मेजर्ड इन विच क्वांटिटी, सो यू हैव टू से दैट इन डेसिबल। डेसिबल में मेजर करते हैं लाउडनेस को, ठीक है। और हमारे लिए कौन सा ठीक है, 80 डेसिबल तक सुन लेते हैं इजीली, लेकिन ऊपर हो जाए उससे तो वो पेनफुल होने लगता है, ठीक है। अब आपका आता है पिच। पिच में आपको बताऊं क्या होती है। पिच का मतलब होता है आप, क्या हमारी आवाज और बॉयज की आवाज एक जैसी होती है? नहीं होती है ना। गर्ल्स और बॉयज की वॉइस बिल्कुल अलग होती है ना। कि अगर कोई लड़की बोल रही है और इंसान ने उसे देखा नहीं तो भी पता पड़ जाएगा ना लड़की बोल रही है, और अगर कोई बॉय है या मैन है जो भी है वो बोल रहे हैं तो उनका भी पता पड़ जाएगा, पड़ेगा ना। क्यों, कैसे डिफरेंस होता है ये, किस तरीके से? हमारी जो आवाज होती है ना गर्ल्स की, वो शार्प होती है थोड़ी, होती है नहीं होती, हमारी आवाज थोड़ी तीखी टाइप की है। हमारी वॉइस जो है वो शार्प है। हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ा शार्प आता है, तीखा सा आता है। और वॉइस का कैसा आता है, हैवी, भारी होता है ना उनका, आवाज उनकी हैवी होती है, ठीक है। तो यही पिच है, देखो दिया होगा इसमें। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस का मतलब साउंड कितना शार्प है, कितना तीखा टाइप का है, मतलब समझ रहे हो। शिलनेस का मतलब उसमें कितना तीखापन है, कितनी शार्पनेस है उसके अंदर, वही उसकी पिच होती है। आ रही है बात समझ में? साउंड के अंदर जितनी शार्पनेस ज्यादा होगी उसकी पिच उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो पिच किसकी ज्यादा हाई होती है, हमारी या वॉइस की? तो हमारी होती है ना, क्योंकि हमारी वॉइस शार्प होती है। हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो शार्प होता है, तीखा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जिसकी जितनी ज्यादा श्रिलनेस होगी साउंड में उसकी पिच उतनी ही हाई होगी। तो हमारी पिच वॉइस के कंपैरिजन में हाई होती है। अब देखो यहाँ दिया है, अच्छा ये आपने अब पता नहीं किया होगा नहीं किया होगा, जो बच्चे रायबा यूनिट में थे उन्होंने वो प्ले किया था ना कीबोर्ड वगैरह, हारमोनियम तो प्ले करते होगे कभी ना कभी, या किसी ने कभी ना कभी किया होगा, बाई चांस कभी किया हो या नहीं किया हो। कीबोर्ड होता है, हारमोनियम होता है, उसमें कीज होती है बहुत सारी, ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, बहुत सारी कीज रहती हैं। उसमें पिच सेट होती है। पिच कैसे सेट होती है, उसमें नोट होते हैं, नोट टाइप, मतलब पिच हाई होती है। आप क्या समझते हो वो सारे के सारे एक ही साउंड निकाल रहे हैं? नहीं, जब बिल्कुल हाई पिच का साउंड निकालना होता है तो आपको बिल्कुल कॉर्नर वाली की पे बजाना होता है साउंड। जब बिल्कुल बीच की पिच का, मतलब ज्यादा ना हाई ना ज्यादा लो, तो आपको बीच में बजाते हो कीबोर्ड। और जब हैवी, मतलब पिच बहुत कम करनी है, साउंड हैवी बजाना है, पिच कम करनी है, तो आप इस साइड जाते हो, लेफ्ट साइड। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने कीबोर्ड या हारमोनियम प्ले नहीं किया तो आपको उसका आइडिया नहीं है ना, बस यही दिक्कत है। मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा, मतलब प्ले तो मैंने भी नहीं किया, बट मैं आइडिया दे रही हूँ आपको कि उसमें पिच सेट करने का होता है। जितनी आप हाई पिच लोगे ना उसमें, वो कॉर्नर पे होती है और उससे आवाज बहुत तेज निकलती है, शार्प तीखी आवाज निकलती है, बिल्कुल पतली पतली। बीच वाले से नॉर्मल, और इधर वाले से पिच लो होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कीज होती है उनको दबाना पड़ता है।
आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ हाई पिच होती है, कहाँ शार्पनेस निकलती है, ठीक है। अब देखो पिच किस किस पर डिपेंड करती है, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो पिच आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती थी बेटा? लाउडनेस डिपेंड करती थी एम्पलीट्यूड पर। और ये किस पर डिपेंड करती है? पिच फ्रीक्वेंसी पर। रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, कह रहा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। लिसनर मतलब सुनने वाला, और सोर्स किसे बोल रहा है? ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मैं बोल रही हूँ तो मैं सोर्स हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप लिसनर हो। आ रही है बात समझ में? अभी तो हम वर्चुअल बात कर रहे हैं, जैसे आमने सामने की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सोर्स हूँ, क्योंकि मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, और जो सुन रहा है वो ऑब्वियस सी बात है, वो लिसनर होगा। तो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कैसा है, दोनों के बीच में किस तरीके का मोशन है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, कम डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, उस पर भी श्रिलनेस जो है, जो पिच है, वो डिपेंड करती है। जैसे आप ये देखोगे, लो फ्रीक्वेंसी वेव, लो पिच्ड साउंड, एम्पलीट्यूड जैसा है, सेम टू सेम। वहां क्या होता था? एम्पलीट्यूड हाई होता था तो लाउडनेस ज्यादा होती थी ना। ऐसे ही यहाँ होगा, फ्रीक्वेंसी अगर जिस वाइब्रेशन की ज्यादा होगी, उस ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलेगा उसकी पिच भी हाई होगी, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी क्या होगी? पिच भी क्या होगी? लो होगी। आई बात समझ? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी, पिच भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। जैसे मैं अब अपना और वॉइस का एग्जांपल दूं, हम लोग हैं, हमारी पिच हाई होती है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, जिससे आवाज निकल रही है, यहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन कर रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, लड़कों से ज्यादा हाई है। इसलिए हमारी जो वॉइस है वो शार्प निकलती है, क्योंकि हमारी वो पिच हाई हो गई। और बॉयज की जो वोकल कॉर्ड होती है ना, वो उनकी उनके अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इतने हाई नहीं होते हैं, जिस वजह से उनकी पिच लो होती है ना। इस चीज में मतलब हमारी पिच हाई है, ये याद रखना। हमारी शार्प आवाज निकलती है, लड़कों की भारी निकलती है, पिच लो है उनकी, हमारी पिच बहुत हाई है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, आ, हाँ, जैसे आपने वो देखा है, जैसे फोक होता है, फोक चम्मच वगैरह है, कोई सी भी लो स्पून, उसको किसी चीज पे घिसो, आयरन की चीज पर, तो कितनी तेज आवाज आती है, तीखी टाइप की शार्प आवाज निकलती है ना। तो वो उसकी पिच हाई है। शार्प आवाज कहीं भी निकलेगी, इसका मतलब उसकी पिच हाई है और फ्रीक्वेंसी हाई है। पिच डिपेंड ही इस पर करती है, ठीक है। अब जैसे आपको नेक्स्ट दिया है क्वालिटी और टिम्बर, चलो कोई बात नहीं है, क्वालिटी और टिम्बर देख लेते हैं। क्वालिटी और टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय मींस ऑफ व्हिच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू नोट्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी एंड पिच but not produced by two different instruments. For example, we can find out whether a given sound is being produced by a sitar or violin. देखो मैं बताऊं, which can distinguish between two notes of same intensity and pitch but produced by two different instruments. टिम्बर का मतलब क्या होता है कि कोई सोर्स दो है। आई बात समझ? सोर्स कितनी है? दो, मतलब दो दो चीजें साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। आगे बात समझ में? आप दो चीजें साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों के साउंड को अलग अलग डिटरमाइन करना, ये टिम्बर होता है। जबकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे साउंड निकाल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे साउंड निकाल रही है, उसके बाद भी हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि वही लड़के और लड़की का देख लो, लड़का और लड़की बोल रहा है, तो लड़के की और लड़की की वॉइस डिस्टिंग्विश नहीं हो जाती है? क्यों? क्योंकि उनके वॉइस जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। वो अलग क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो अलग क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका टिम्बर का क्या होता है, मतलब कि दो आपके जो अलग अलग सोर्सेज है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके साउंड को वेरीफाई करना कि ये अलग अलग है। जैसे तबला बज रहा हो और गिटार बज रहा हो, इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप लोग कि तबला बज रहा है इधर और गिटार बज रहा है, जबकि साउंड तो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये टिम्बर है। टिम्बर का मतलब दो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, सेम इंटेंसिटी पर बज रहे हैं, वो साउंड सेम फ्रीक्वेंसी पर निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें अलग अलग निकलती हैं, उनका साउंड अलग अलग निकलता है, तो हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये अलग साउंड है, ये अलग साउंड है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी, मैं बोलूं कि
मुझे बहुत तेज बोलना है, और उधर से ऊपर एक लड़का बोले कि उसे भी बहुत तेज बोलना है, दोनों बोलेंगे तो बिल्कुल बराबर का तेज, लेकिन फिर भी मेरी आवाज और लड़के की आवाज अलग अलग होगी ना, है ना। तो ये डिफरेंस है क्वालिटी का। साउंड हर कोई अगर एक जैसा साउंड प्रोड्यूस करता तो लोग वेरीफाई कैसे कर पाते बताओ। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो खराब ही हो जाते, सबसे एक ही साउंड निकल रहा होता, फिर तो सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते वही सबकी आवाज निकाल लेता, होता नहीं होता। तो सबके साउंड जो प्रोड्यूस करता है उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसी को टिम्बर बोलते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और उसी को हम टिम्बर बोलते हैं। अब अच्छा देखो, ये चीज आपको दी हुई है, 9th वाली चीज है ये वैसे तो, चलो ठीक है। हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड ट्रेवल कैसे करता है, जो मैंने अभी आपको इतना बड़ा बताया कि मीडियम चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, वही लिखा होगा इसमें सब, देखना वही लिखा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। When a source produced sound, the vibrations cause the surrounding layer of air to vibrate. A vibrating source can be a sound coming from a drum, speaker of a radio, the mouth of a person, a car engine, whatever it is. This vibrating layer of air propagates these vibrations, keep moving as sound waves through air and reach our ears. Ordinarily, we hear sound transmitted through the air. In air, sound is propagated in the form of compressions and rarefactions, that is, longitudinal waves. Sound waves are classified as longitudinal waves. अब देखो मैं बताऊं क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और ये सब तो इन्होंने आधी चीजें तो बता दी, आधी चीजें बताई नहीं। जैसे साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, मैं अगर खड़ी हुई हूँ यहाँ पर और मुझसे थोड़ी दूर पे कोई खड़ा हुआ है दूसरा इंसान, तो मेरा साउंड उसके पास कैसे पहुंच रहा है। मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर जो चीजें हैं, बोलने के साथ जो मेरे अंदर से साउंड निकल रहा है, बात समझ में आ रही है। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे अंदर से जो साउंड निकल रहा है ना, वो किसके अंदर जाएगा, एयर के अंदर जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि अंदर ही अंदर घुस जाएगा, मेरे अंदर से साउंड निकल रहा है, वो साउंड पहुंचेगा एयर में जो मेरे सराउंडिंग में फैली हुई है। एयर किससे बनी होती है, सारे के सारे। एयर नॉन लिविंग है या लिविंग है, नॉन लिविंग है ना। कल ही बताया है, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। बताया था मैंने आपको, एटम भी बोला था शायद आप लोगों को उसका नाम मैंने, है ना। एयर भी पार्टिकल्स की बनी हुई है। जैसे ही जो बोलता है, कोई भी बोले, उसका साउंड जैसे ही एयर में जाता है ना, एयर के जो पार्टिकल्स है ना, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बात आ रही है समझ में। जैसे ही साउंड एयर के पास जाता है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, साउंड उन वाइब्रेशन के साथ चला गया, जो साउंड मैंने प्रोड्यूस किया। अब वो वाइब्रेशन होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, बगल बगल में साउंड को पास करते जाएंगे। मैं आपको बताऊं ये और इजी तरीका बताऊं। जैसे कि मान के चलो, मेरे पास कोई गिफ्ट है बहुत अच्छा सा, वैसे मेरे पास है नहीं, बट सपोज, है ना, कि जैसे मेरे पास कोई गिफ्ट है, मुझे वो गिफ्ट किसी एक स्टूडेंट को देना है, ठीक है। बट उसके लिए मतलब एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं एक ही जगह पर खड़ी रहूंगी भाई, मैं उस जगह से नहीं हिलूंगी। गिफ्ट क्योंकि मैं दे रही हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है। तो मैं एक जगह पर खड़ी हुई हूँ, मैं उस जगह से हिलूंगी नहीं। और ना मैं उस इंसान को जिसे गिफ्ट दे रही हूँ, जो स्टूडेंट है, उसे भी अपने पास नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो मैं एक जगह पर खड़ी हूँ, मुझसे थोड़ा सा दूर कौन खड़ा हुआ है, वो स्टूडेंट जिसे मुझे गिफ्ट देना है। तो वो गिफ्ट कैसे पहुंचेगा, तरीका सिर्फ एक ही है, उस स्टूडेंट को तो गिफ्ट लेना है। वो अपने फ्रेंड से बोलेगा प्लीज आ जाइए, बीच में खड़े हो जाइए, मैम गिफ्ट देंगी, आप एक दूसरे को पास करते जाओ और गिफ्ट मेरे पास आ जाएगा। यही तो एक तरीका है, क्या दूसरा कोई तरीका है, नहीं ना। तो अब क्या होगा, जो बीच में उसके फ्रेंड्स आके लगे ना, वो एयर के पार्टिकल्स, आई बात समझ। जो बीच में उसके फ्रेंड्स आके लगे हैं वो एयर के पार्टिकल्स है। तो मेरे पास जो गिफ्ट है वो साउंड है। वो साउंड जो आया बाहर, वो जैसे ही पहले वाले फ्रेंड पे जाएगा, पहले वाले फ्रेंड जो है, जो पार्टिकल है, वो वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। फिर जैसे ही वो वाइब्रेशन करने लगेगा, वो दूसरे वाले फ्रेंड से भी जुड़ा हुआ है ना, दूसरे वाले फ्रेंड से जुड़ा हुआ है, वो दूसरा भी वाइब्रेट करने लगेगा।
दूसरे वाले से कौन जुड़ा हुआ है, तीसरा वाला पार्टिकल जुड़ा हुआ है, तीसरा भी वाइब्रेट करने लगेगा। ऐसे बगल बगल में जो लगे हुए हैं, पहले एक वाइब्रेट करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कहाँ तक वाइब्रेशन होगा, जहां तक वो इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, और सब क्या लेके जाएंगे, ये वाइब्रेशन अपने साथ में, ये वाइब्रेशन अपने साथ में मेरा साउंड लेके जाएंगे, मेरा गिफ्ट लेके जाएंगे, एक एक करके पहुंचाते जाएंगे, पहुंचाते जाएंगे, पहुंचाते जाएंगे, और फाइनली किसके पास पहुंचा देंगे, लिसनर के पास। आई बात समझ, ऐसे पहुंचता है साउंड। ठीक है, तो साउंड जो होता है उसे मीडियम की जरूरत होती है बेटा, ये याद रखना। तो वो बीच में जो पार्टिकल्स पड़ते हैं उनको वाइब्रेट कराता जाता है और खुद पास होता जाता है और पहुंच जाता है लिसनर के पास। अब जैसे आपको एक टर्म दिया है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दिया है ना, वो आप डायग्राम में देख सकते हो कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है। देखो, कंप्रेशन का मतलब जब साउंड जाता है ना, प्रोपोगेट होते हुए जाता है लिसनर के पास, तो कहीं पर तो जो बीच में एयर है या साउंड मिक्स हो गया ना उस एयर के पार्टिकल्स के साथ, तो जो पार्टिकल्स है कहीं कहीं पर तो पास पास आ जाएंगे। दिख रहा है आपको, जहां कंप्रेशन लिखा हुआ है वहां पर पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, देखा या नहीं दिखा, ध्यान से देखो। और जहां पर रेयरफेक्शन लिखा हुआ है वहां पर पार्टिकल्स दूर है या नहीं है या नहीं। तो ये पास कब आएंगे, जब साउंड ट्रांसफर हो रहा होगा, और दूर कब आएंगे, दूर तो नेचुरल कंडीशन में होंगे ही, लेकिन जब साउंड का ट्रांसफर चल रहा होगा, वो एक बगल वाले को पास कर रहे होंगे, तब ये पास पास आ जाएंगे, और साउंड ऐसे ही ट्रांसफर होता है। समझ में आई बात, किसी जगह पर तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, फिर तो उसके बगल में पार्टिकल दूर दूर होंगे, फिर उसके बगल में पार्टिकल्स पास पास होंगे, फिर उसके बगल में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। इसी इसी कंडीशन में साउंड ट्रांसफर करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं, नियरर होते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से फार होते हैं, दूर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। छवि ध्यान से समझ लो, छवि यूनिफॉर्म क्यों नहीं वेयर की हुई है छवि आपने, छवि यूनिफॉर्म क्यों नहीं वेयर की है बेटा, कुछ बोलना जरूरी समझती हो या मजाक समझा हुआ है क्लास को, पता नहीं। कुछ बच्चों ने बेटा, हाँ मैं बताना भूल गई, कुछ बच्चों ने पेपर बड़ा सही किया है, बहुत अच्छा पेपर किया है, मुझे अच्छा लगा कि आंसर वगैरह सब बहुत अच्छे दिए हैं आप लोगों ने। कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, बाकी तो जो क्लास अटेंड नहीं करते उनके भी पेपर थे, उनका तो कहना ही बेकार है, क्योंकि उन बेचारों ने तो क्लास अटेंड नहीं की थी, तो उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन अच्छा है, आपने पेपर अच्छा किया है, आप लोगों ने नंबर अच्छे आए आप लोगों के, है ना। तो ऐसे ही चैप्टर को समझो, चैप्टर को समझो, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स को नहीं, चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जो इंसान चैप्टर को समझना सीख गया ना, उसको फिर ये क्वेश्चन आंसर्स के झंझट समझ ही नहीं आएंगे, वो फिर तो वो अपना आंसर बना के लिखेगा ना, बात समझ रहे हो, फिर तो वो अपना आंसर लिखेगा, फिर उसे डाउट नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको टिक लगा के दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स के, वो पढ़ लो, ठीक है, उनको लर्न करने में दिक्कत होती है, चीजों को लर्न करना बहुत बेकार है। आप समझा करो चीजों को, जितना समझोगे उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और साइंस तो पूरा समझने की ही बात है, 9th में तो सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर ही खत्म हो जाएंगे, है ना, फिर आपको समझना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आंसर मैं तो लिखवाया नहीं करूंगी, और कोई भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, अब सुनिए, क्या है यहाँ पर, कंप्रेशन समझ गए होगे, वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, एंड रेयरफेक्शन द रीजन इन विच पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से दूर होते हैं। अब जैसे आपको बोला है साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। 9th का टॉपिक है वैसे तो ये। लॉन्गिट्यूड साउंड जो होता है वो वेव की फॉर्म में चलता है। वेव जानते हो क्या होती है, वेव आपको देखो इसी पेज पर वेव बना के दिए, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, लो फ्रीक्वेंसी वेव दिख रहा है, ये वेव होती है। साउंड ऐसे ही चलता है इस तरीके से। आपने वेव नहीं देखी रिवर वगैरह में, कभी स्टोन मार के देखो, मतलब शायद लहरें। हाँ एक तरीके से वही होती है, लेकिन साइंस में थोड़ा मीनिंग अलग होता है। वेव अलग तरीके से बनती है। वेव जो देखो, अभी मैं आपको पूरा डिटेल नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये आपका 9th का चैप्टर है, जो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे टर्म्स समझने पड़ेंगे पहले, जो कि अभी आप नहीं समझ सकते हो। वेव्स का मतलब ऐसे ही चलती है वेव, हाँ आप बोल सकते हो कि वेव इस तरीके की होती है। वेव इज लाइक अ डिस्टर्बेंस,
हमेशा वेव ऐसे नहीं चलेगी। वेव को डिनोट हमें ऐसे करते हैं। आप कभी स्टोन मार के देखो, किसके अंदर, कोई भी पानी भरा हुआ है, रिवर वगैरह, उसके अंदर मारते हो स्टोन तो कैसे गोल गोल बन जाता है यूं करके, वो भी वेव होती है। आई बात समझ, वो भी वेव होती है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि वो लहरें होती है, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। वो सारी चीजें अलग है, साइंस की वेव अलग होती है, साइंस में हर चीज को अलग बोला जाता है बेटा। नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, वो सब साइंस के अंदर होती है, लेकिन साइंस जो होती है ना, वो टर्म्स अलग यूज करती है, ठीक है ना। अब देखो बात को, साउंड जो होता है, ये कंफर्म रखो कि वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है, मैम ऐसे। हाँ मैम बेटा सो हाउ बोलो। साइन वेव? क्या बेटा? मैम सो हाउ कैन वी डिफाइन वेव? देखो, मैं वेव का आपको एक स्मॉल सी डेफिनेशन दे रही हूँ अभी के लिए, वो काफी रहेगी आपके लिए। जब किसी भी चीज के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, तो वेव बन जाती है। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के अंदर जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे और डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, एक वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस होती है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो यही निकल के आएगा वेव का मतलब। वेव इज जस्ट लाइक अ डिस्टरबेंस। किसी भी चीज के अंदर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर वेव बन जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिवर का एग्जांपल दिया ना, वो वेव का ही एग्जांपल है। आप स्टोन मारते हो ना, तो उसके अंदर आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हो, जिसकी वजह से वो क्या बना देती है, वेव बना देती है, ठीक है। तो साउंड वेव कैसी होती है? साउंड दो टाइप की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी, याद रखना, वेव हमेशा तभी प्रोड्यूस होगी जब पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हो। जैसे साउंड तब कब प्रोड्यूस होता है, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ऐसी कोई सी भी वेव हो, वो वेव तभी प्रोड्यूस होगी जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, दो टाइप की वेव होती है, मैं बता ही देती हूँ आपको, कोई फायदा नहीं है उससे। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव समझते हैं। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान चलो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, पहले रुक जाओ, मेरे को देखना है कि मेरा हाथ देखो। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे कर, ठीक है। और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे। वेव जा रही है इधर की तरफ आगे, और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब वाइब्रेट कर रहे हो, तो इस टाइप की जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो, मैं बता रही हूँ फिर से आपको, वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और पार्टिकल्स जो हैं, जिस मीडियम के से वेव जा रही है, उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं, वो उस वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो। मान लो वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, बनना है 90 डिग्री का एंगल, देखो, है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, तो जो इस तरीके की वेव बनती है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। जो कि कौन सी है, साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स बता दूं क्या होती है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसे। आई बात समझ नहीं आई? पहले परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस टाइप की जो वेव प्रोड्यूस होती है, उन्हें ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज का, मैंने बता जरूर दिया है आपको, 9th का टॉपिक है, फिर से पढ़ोगे वहां पर, लेकिन अच्छा है, पता पड़ गया तो अच्छी बात है। तो आपको ये याद रखना है कि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रोपोगेट मतलब जाना, जो रास्ता होता है उनका, जहां की तरफ जा रही होती है। अब देखा ना, प्रोपोगेशन ही नॉर्मल चीज यूज नहीं करेगी साइंस कि वो जा रही है इधर, नहीं, प्रोपोगेट हो रही है। प्रोपोगेट का मतलब जिधर की तरफ चल रही है वो, ठीक है। तो वेव जो होती है, साउंड वेव, तो साउंड वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, उस मीडियम के पार्टिकल्स उस वेव के कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तभी तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब आगे आपको दिया है, टेक द एग्जांपल ऑफ स्पीकर शोन अबव। हाँ बेटा। मैम ये जो प्रोसेस होता है साउंड वेव का, मैम वो फास्ट काम करता होगा ना? अरे बेटा, बहुत फास्ट काम करता है, मैं बोल रही हूँ तो तुरंत मेरे सामने वाला सुन रहा है ना, देखो कितनी फास्ट काम हो रहा है ना। अभी जब ह्यूमन ईयर पढ़ोगे ना, तब सोचना कितना फास्ट काम होगा। उसके अंदर इतना तामझाम लगा हुआ है ईयर के अंदर हमारे, और साउंड इतनी जल्दी आ भी जाता है, पहुंच भी जाता है, हम सुन भी लेते हैं और हम समझ भी लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। कितना कम टाइम है, साउंड आ भी जाता है,
ईयर के अंदर पहुंच भी जाता है, ईयर उस मैसेज को ब्रेन को भी पहुंचा देता है, ब्रेन उसका रिस्पॉन्स भी दे देता है कि हमने क्या सुना है। कितनी जल्दी होता है, मैं बोल रही हूँ आप तुरंत समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ, है कि नहीं? तो ये काम कितनी फास्ट हो रहा है, मेरा साउंड पहुंच भी रहा है, आपके अंदर कानों में भी जा रहा है, ठीक है? वो ब्रे आप उस आपके ईयर उस मैसेज को ब्रेन तक भी पहुँचा रहे हैं, ब्रेन उसका रिस्पॉन्स भी कर रहा है कि क्या बोल रही है मैम, तब आप जाके समझ रहे हो कि मैम क्या बोल रही हैं और जबकि आप कितनी रैपिडली समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है? यू कांट जस्ट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है ये, बहुत जल्दी-जल्दी होता है ये काम, ठीक है? बॉडी के अंदर ऐसी नहीं दी हुई है सारी चीज़ें, बहुत जल्दी काम करती हैं। है कि नहीं? इतना रैपिड काम करते हो, हाथ लगाते ही हाथ हटा लेते हो, नहीं हटा लेते हो हॉट कंटेनर से? कैसे हटा लेते हो? कितना लंबा प्रोसेस है? हाथों को पता पड़ती है गरम है, वो हाथ उस मैसेज को पहुँचाते हैं ब्रेन के पास कि भई वो गरम छू लिया है हमने, ब्रेन फिर रिप्लाई करता है हाथों को कि हाथ हटा लो और ये कितनी जल्दी करते हो आप काम? लगाते ही हटा लेते हो। तो मैसेजेस बहुत जल्दी पहुँचते हैं ब्रेन के पास, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पर एज़ द डायफ्राम as the diaphragm of the speaker vibrates back and forth, it disturbs the surrounding air molecules. The air molecules then start vibrating and disturb the adjacent air molecules. This process goes on in this way. The originating disturbance from the speaker travels through air via the air molecules as a sound wave. The air molecules do not themselves travel from the speaker to the ear. Rather, they just vibrate to and fro and transfer energy from one molecule to another molecule. इतनी देर से जो बोल रही थी ना वही लिखा हुआ है इसमें। कोई स्पीकर है आपके घर में सबके स्पीकर होगा, टीवी तो सबके घर में है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अंदर डायफ्रैगम होता है। डायफ्रैगम हमारे लंग्स के अंदर भी होता है, वो वाला डायफ्रैगम नहीं, उसका डायफ्रैगम अलग होता है। आप तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है। जैसे ही वो बोलता है ना स्पीकर, टीवी के अंदर भी स्पीकर लगे हुए होते हैं और नॉर्मली जो स्पीकर आता है उसमें तो होते ही है। तो वो डायफ्रैगम में क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करता है, वो अपना साउंड किसको देता है, एयर को देता है। ठीक है? अभी मैंने क्या बोला, वेव का मतलब डिस्टर्बेंस। वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब डिस्टरबेंस होगा। जैसे ही साउंड एयर पार्टिकल्स के पास पहुंचा, एयर पार्टिकल्स आराम से अच्छे से आराम से रह रहे थे, अच्छे से आराम से रह रहे थे, आराम से स्टेबल होके रह रहे थे। भाई साउंड पहुंचा, उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, भाई वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दो जल्दी से। फिर क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स काम पे लग जाते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं, ठीक है? हाँ, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत बोल देना गलती से कि एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो कहीं जाते हैं। वो अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये याद रखना। जैसे गिफ्ट पास कर रहे थे, मैंने आपसे ये बोला ना कि फ्रेंड्स लगा देगा बीच में, ये तो नहीं बोला कि एक ही फ्रेंड आएगा और गिफ्ट लेके जाएगा उसके पास, ये तो नहीं बोला ना। पास करेंगे। वो पार्टिकल्स जो साउंड को एक दूसरे को पास करते हैं ना, वो पार्टिकल्स, वो खुद अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, बस साउंड को पास करते रहते हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं। वाइब्रेट होते हैं, दूसरे वाले को हिला देते हैं, वो भी वाइब्रेट होने लगता है। साउंड पास करते-करते दूसरे के पास पहुँचा देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखना। और डिस्टर्बेंस होने से क्या बन जाएगी? वेव बन जाएगी साउंड की। साउंड के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे ना, तो क्या बनाएँगे फिर वो? वेव बनाएँगे और उस वेव का नाम क्या होगा? साउंड वेव। ऐसी पार्टिकल्स क्या करेंगे? साउंड को लिसनर के पास पहुँचा देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि साउंड के कोई भी हो, जहाँ से भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, चाहे साउंड वेव हो, चाहे किसी की भी वेव हो, पार्टिकल्स वाइब्रेट अपनी जगह पर रहकर ही करेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं हिलेगा वो, ठीक है? वहीं रहेगा और वहीं पर रहकर वाइब्रेट करेगा। अब देखो आपको दिया है साउंड नीड्स अ मीडियम, तो मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि साउंड जो होता है वो आपका मीडियम में ही ट्रेवल करता है। उसको मीडियम नहीं मिलेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अगर जैसे स्पेस वगैरह है ना, वहाँ पे वैक्यूम है, तो वहाँ पर एयर नहीं है, तो वहाँ पर कोई बोलेगा तो आवाज़ नहीं आएगी स्पेस में। ठीक है कि नहीं? तो वहाँ आवाज़ जो दिया होगा इसमें लाइक अ साउंड, हाँ, मीडियम कैसा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा भी हो सकता है। फ्लूट होती है फ्लूट, बाँसुरी जो बजाते हैं, उसमें मीडियम क्या होता है, सॉलिड ही तो होता है। उसके अंदर जो एयर भरी हुई होती है, एयर ही तो ब्लो करते हैं उसके अंदर हम। फ्लूट जो बजाता है वो एयर ही तो ब्लो करता है उसके अंदर। वो एयर के साथ साउंड आता है। वो साउंड जो होता है वो सॉलिड के अंदर, सॉलिड जो फ्लूइड है, उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है। मीडियम कैसा भी हो, लेकिन मीडियम हो, ये याद रखना। मीडियम नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो। गैस तो ये एयर दिख ही रही है आस-पास, ये तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। कुछ भी हो, मीडियम चाहिए उसको। कहीं ज़्यादा आवाज़ निकलेगी तो कहीं कम निकलेगी, लेकिन मीडियम चाहिए उसको साउंड को। मीडियम नहीं होगा तो बेकार है बिल्कुल, ठीक है?
अब जैसे आपको दिया है यहाँ पर कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस और वैक्यूम। स्पेस का मतलब तो जानते हो ना, जहाँ पर एयर भी नहीं होती है। तो जहाँ एयर भी नहीं है वहां और तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वैक्यूम का मतलब हमेशा याद रखना, वैक्यूम का मतलब होता है द रीजियन वेयर एयर इज नॉट प्रेजेंट। जहाँ एयर नहीं होती है उसे वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। आई बात समझ? वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है, उसे मीडियम चाहिए। कौन ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में, पता है? सोच के देखो। एक है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, कोई परेशानी नहीं, बल्कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट। लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, तभी तो सनलाइट यहाँ तक आ रही है। सन के और अर्थ के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है पूरा, ठीक है? फिर भी सनलाइट अर्थ पे आ रही है ना, क्यों आ रही है? क्योंकि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है वो, जहां पर एयर नहीं होती है, सबसे ज्यादा स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो लाइट तो एक बहुत ऊंचा लेवल है, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा ही अप लेवल की चीज है, ठीक है? जिसे आप पढ़ोगे 10th क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन लाइट के बारे में तो बात करना ही मतलब बहुत अप लेवल हो गया। वो ट्रेवल कर सकती है, उसे नहीं चाहिए कोई एयर वेयर हो, नहीं हो, बस चले भाड़ में जाए सब चीजें, मैं ट्रेवल कर लूंगी। किसी की जरूरत नहीं है उसको, आराम से आ जाती। सनलाइट तभी तो आ रही है, वरना तो अभी तक लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती अर्थ पर, ठीक है कि नहीं? उसको जरूरत नहीं है मीडियम की, ये याद रखना। और रिवाइज करना चैप्टर को, अच्छा चैप्टर है, जितना रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। रिवाइज करने से चैप्टर क्लियर होता है कि मैम ने क्या बोला था। जब समझते हैं तो उस टाइम पे एक आध चीजें स्किप हो जाती हैं दिमाग से, तो जब रिवाइज करते हो तो वो छोटी-छोटी चीजें भी क्या होती है ना, दिमाग में आने लगती है कि हाँ, चलो